प्रियांशु तुमने पूछा था ये सवाल? नहीं सर, मैं। रुपेश यस सर। देखो, ये लूसेंट लॉ 11 में जाके एक बार देखोगे तो ये है उसका निचोड़। ये है कि ये अगर ये रेशियो दिख रहा है ना 1:1:1 है ना, 1 मोल 1 मोल 1 मोल है ना, ये तो दिख रहा होगा। हाँ तो अगर ये 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बन रहा है। इसी तरह से इसका जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ना, वॉल्यूम, ये भी अगर मान लो 10 है तो ये 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा। ठीक है, ये 20 रहेगा, हाँ ये 20 रहेगा, ये भी 20 रहेगा। रेशियो क्या आ रहा है? 1:1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ओके, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो NH3, मान लो N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2NH3 बनाता है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, हाँ। इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल। 2 मोल दिख रहा है ये। तुम्हें ये पता चल रहा है मैं बोल कैसे रहा हूँ? 1 मोल 2 मोल ये कैसे बोल रहा हूँ, तुम्हें मालूम पड़ रहा है ये? नहीं पता चल रहा सर। तो पहले क्यों नहीं बोले? देखो इसके आगे नंबर कितना लगा है? कुछ भी नहीं लगा ना इसके आगे नंबर, एक है, कुछ मतलब भी नहीं एक, तो एक। कोई नंबर नहीं लगा रहता तो एक रहता। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। इसके आगे नंबर क्या लगा? कुछ नहीं लगा, तो मतलब 1 मोल। इसके आगे कितना नंबर लगा? 1 3 लगा है कि नहीं लगा है? 3। 3। इसके आगे कितना नंबर लगा है? 2 लगा है। हाँ तो हम बोलते हैं इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा। ठीक है, हाँ ओके। अब ये वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर मान लो ये मैंने इस गैस का वॉल्यूम लिया, अगर मान लो मैंने ये 1 लीटर लिया, तो ये इसका कितना लीटर लगेगा रिएक्ट करने के लिए? 3 लीटर। 3 लीटर। और बनेगा कितना? 2 लीटर। 2 लीटर। तो अगर मैं देखूं रिएक्शन के पहले वॉल्यूम टोटल कितना था? इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, टोटल कितना हुआ? 4 लीटर। हाँ रिएक्शन के बाद कितना हो गया? 2 लीटर। 2 लीटर। तो ये V1 था, ये V2 था। समझ में आया? हाँ तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है भाई, गेल-लूसेक्स लॉ। यही यूज किया था मैंने अभी। एक्सेस वाला मालूम है? एक्सेस वाला प्रिंसिपल, नहीं। एक्सेस ही है। देखो अगर मान लो इसका 1 लीटर तो इसका 3 लीटर लगेगा और इसका 2 लीटर बनेगा, राइट? हाँ लेकिन अगर मान लो तुमने इसको 3.5 लीटर ले लिया तो क्या 3.5 लीटर रिएक्ट करेगा? देखो बहुत सारी चीजें हैं 11 में, ठीक है। देखो इसका 1 लीटर, मान लो इसका तुमने 1 लीटर लिया है, सुन रहे हो? ठीक है, हाँ इसका तुमने 1 लीटर लिया है, तो इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ तो रिएक्ट कर ही जाएगा, है कि नहीं? हाँ। 3 लीटर रिएक्ट करने के बाद कोई बचेगा ही? बचेगा क्या? नहीं। जब ये बचेगा ही नहीं तो आगे जो 3.5 लीटर है, साढ़े आगे मतलब 0.5 लीटर बच गया ना। ये तो 0.5 लीटर बच गया, लेकिन ये है क्या? कुछ बचा है क्या ये? नहीं। तो ये आगे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा आगे। कोई रहना तो चाहिए रिएक्ट करने के लिए, है ना? हाँ तो यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था ना, ये इसके अंदर लिखा था मैंने। क्या लिखा था? ये कितना लिया था? 200 ml लिया था। हाँ ये 150 ml लिया था। ओके, तो ये देखो इसका 150 इसके 150 के साथ तो रिएक्ट करेगा, रेशियो 1:1, राइट? हाँ लेकिन 50 ml बच जाएगा ना। हाँ। तो एक्चुअल में रिएक्ट कितना कर रहा है? एक्चुअल में इसका 150 ml रिएक्ट कर रहा है, इसका 150 ml रिएक्ट कर रहा है, इसका 150, इसका 150 मिलके कितना बनाएंगे? 150। 150। अभी समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है। और कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ। इसको खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम 4.2 बिना देखे सॉल्व करना है। सॉल्व प्रॉब्लम 4.6। ओके,
और हाँ, पेज नंबर 88 पे जाओगे, तुम्हारा अनसॉल्व प्रॉब्लम, पेज नंबर 88 पे चालू होगा अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो उसमें देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 88 पे, और क्वेश्चन नंबर 10, और बस रहने दो, इतना काफी है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। कल पूछूंगा मैं, अगर मेरा अगला लेक्चर जब अगर मान लो कल रहा तो कल पूछूंगा मैं, ठीक है। ये होमवर्क है। ओके। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो तुमको कुछ समझेगा नहीं, आगे चल के कंसेप्ट समझेगा नहीं। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट समझेगा। मिटा दो उसको, मिटा दूं, हाँ बोल भी सर। दो। मेरे इतने देर आवाज मेरा लेट से जा रहा है क्या? मेरा आवाज लेट से जा रहा है क्या तुम्हारे पास? नो सर। ठीक है, अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करेंगे, आज का लेक्चर फिर खत्म। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसको दिखाते हैं हम यू से, यू से दिखाएं। ओके, इसने इंटरनल एनर्जी पढ़ा है इसके पहले? इंटरनल एनर्जी पढ़ा है कभी? बोल दो रुपेश। नो सर। ठीक है, देखो, इंटरनल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, मतलब क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब हाँ हाँ बोलते रहोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। अरे ये तो खत्म नहीं हो गया, गड़बड़ हो गया। और पढ़ाऊं कि रहने दो? कितना मिनट बाकी? अभी तो आधा घंटा बाकी, पढ़ाता हूँ, चलो। हम्म, कोई बोले मेरे साथ में तो मैं बोलूं कुछ? रुपेश, यस सर। ठीक है, देखो, अगर मान लो एक गैस है, ओ माय गॉड, तो बहुत ज्यादा मैं भी नहीं डाला था, इतना कैसे हो रहा है? ठीक है, तो मान लो ये गैस एक पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट है, इसके अंदर गैस है, हाइड्रोजन का गैस, H2 गैस है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। यस। अब देखो, जो हाइड्रोजन का गैस है, हाइड्रोजन के गैस के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है। हम्म। तो बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, इतना जानो। अब कैसे पोटेंशियल एनर्जी जानते हो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझते हो? सर जो स्टोर रहता है वो है। हाँ,
सर पोटेंशियल मतलब सर जो स्टोर रहता है वो ना। जो स्टोर्ड रहता है वो, ठीक है, ओके, सही बात है, स्टोर्ड रहता है वही रहता है, ठीक है। इसका एक्चुअल में देखो, एनर्जी स्टोर कब होगी, ये देखो, एनर्जी कब स्टोर होती है, जैसे मान लो ये दिख रहा है, इसको मैं अगर हाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, जैसे इसको छोड़कर नीचे जाने लगेगा, हाँ तो ये ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी इसके लिए, जो उसको नीचे लेके जा रही है, राइट, हम्म है कि नहीं। हाँ अब देखो सीधी सी बात, अगर मान लो नीचे कोई ग्रेविटी नहीं होता, अर्थ अर्थ पे कोई ग्रेविटी नहीं होता, तो मैं इसको अगर ऊपर ले जाकर रखता तो ऊपर ही रह जाता ना, हाँ नीचे जाता क्या वापस, नहीं जाता। नहीं जाता। तो उसका मतलब क्या होता, जहां का रखा हुआ वहीं पे रह जाता, तो ये क्या बोलोगे तुम, इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। देखो नहीं। पहली बात सुनो, ध्यान देना, एनर्जी स्टोर तभी होती है जब तुम किसी फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स के खिलाफ लेके जाओ उसको, समझ में आ रहा है, हाँ जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को अगर तुम इसे खींचोगे, इसको खींचोगे और जैसे ही छोड़ोगे तो वापस जाता ही है, वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो ये क्यों वापस जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो है फोर्स है जो इसको खींचता है वापस, समझ में आ रहा है। हम्म तो अगर तुम, इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगेंस्ट अ फोर्स, फोर्स के खिलाफ जब पोजीशन हम चेंज करते हैं तो कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है। हाँ ओके, अगर कोई फोर्स नहीं है, किसी फोर्स के खिलाफ तुम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, समझ में आ रहा है। हाँ ओके, ओके, पहली बात कि फोर्स के अगेंस्ट ही होना चाहिए, फोर्स के अगेंस्ट अगर तुम पोजीशन चेंज करो, किसी फोर्स के खिलाफ अगर तुम पोजीशन चेंज करो, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। देखो अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फिर दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। हाँ तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम होंगे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, तो क्या दो हाइड्रोजन के एटम हमेशा साथ में ही रहते हैं ना, हाँ तो इनको किसी ने तो पकड़ के रखा होगा साथ में, इन दोनों को किसी ने तो पकड़ के रखा होगा साथ में, हाँ तो इन दोनों को साथ में बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, हम बोलते हैं ना बॉन्ड, हाँ हाँ तो इनको साथ में पकड़ के रखा है, इनके बीच में बॉन्ड, बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, बॉन्ड क्या होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। देखो जब दो हाइड्रोजन एटम जब करीब आते हैं, तो यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है ना इनके, होता है कि नहीं होता है, हाँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। हाँ तो ये दोनों करीब जा रहे हैं, करीब गए हैं, रिपल्शन के खिलाफ दोनों साथ में है कि नहीं है, हाँ फोर्स के अगेंस्ट है, समझ में आ रहा है, फोर्स के अगेंस्ट है, रिपल्शन भी है अट्रैक्शन भी है, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में फोर्स है कि नहीं है, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में फोर्स है कि नहीं है। है। तो ये फोर्स की वजह से इनकी पोजीशन साथ में है ना, दोनों किसी फोर्स ने साथ में बांध के रखा है इनको, है ना। हम्म तो ये एनर्जी जो है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से पोटेंशियल। अगर एक एटम की बात करूं मैं, एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हाँ मोशन में वो। हाँ ठीक है, देखो मोशन में होने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, हाँ जैसे अगर किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, उसकी अर्थ पे पोटेंशियल अर्थ एनर्जी अर्थ पे अगर तुम अगर कोई बॉल फेंकोगे ऊपर तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर बॉल ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना, हाँ mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, हाँ मालूम है, सर। याद है हाँ क्या, हाँ ठीक है। हाँ तो सर। हाइट उसकी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लगातार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है, काइनेटिक एनर्जी घटते जाती है ना। हाँ जब ऊपर बॉल जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। तो अगर वेलोसिटी घटेगी तो हाफ mv स्क्वायर घटेगा,
काइनेटिक एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो लगातार जब मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी घटते जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। कोई चीज अगर मोशन में है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी होती है क्योंकि मोशन में है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होनी ही होनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ। ओके, अब देखो, तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखो, अगर तुम किसी भी गैस को, ये मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल है, अभी मान लो इसको मैं उठा के देखूं तो क्या होगा? देखो, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? इधर से उधर घूमते रहता है लगातार, ये मालूम है क्या? नहीं सर। नहीं पता है? अच्छा ठीक है, नहीं। ये एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में है, ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल है वो लगातार क्या करते हैं? लगातार रैंडम मोशन में होते हैं। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक जगह नहीं रहता, लगातार मोशन में होता रहता है, समझ में आ रहा है? अभी जान लो। हाँ। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट? हाँ। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम साथ में बंधे हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों को बांध के रखा हुआ है, मतलब बॉन्डिंग, बॉन्ड वाली, हाँ। राइट? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। यस सर। फिर अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को देखूं तो एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में ही तो घूमता है, हाँ। ऑर्बिट को छोड़ के तो नहीं जाता ना, ऑर्बिट में रहता तो है नहीं। मतलब। तो अगर हाँ। ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो जरूर उसको किसी ने बांध के रखा हुआ है, तभी तो ऑर्बिट के अंदर है वो। हाँ। उसकी पोजीशन को भी इसी पोजीशन में तुम घूम सकते हो, ऐसा भी है ना। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन एक उसका पोजीशन मेंटेन है, उसका एक ऑर्बिट मेंटेन है, उसको उसको पकड़ के रखा हुआ है किसने? न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। हाँ। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है उसने बांध के रखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ में, राइट? यस। उसके बाद में जो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ में न्यूक्लियस में साथ में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर एक साथ में। हाँ। सारे प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ। फिर भी सारे प्रोटॉन का चार्ज अगर पॉजिटिव तो सब क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ। लेकिन फिर भी सारे प्रोटॉन इतने छोटे से न्यूक्लियस में आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते हैं। तो किसी फोर्स ने ही तो उनको साथ में रखा होगा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। हम्म। तो ये फोर्स भी क्या है? ये क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट दोनों को रोक के रखा है ना, पोजीशन मेंटेन करके रखा है कि नहीं? हाँ। तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर तुम एक गैस को देखोगे तो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जाओगे तो दो एटम के बीच में क्या है? दोनों की पोजीशन मेंटेन है, इसीलिए उनके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एटम से पास, राइट? कैंसिल करते हैं। फिर हाँ। एटम के अंदर और जाओगे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद में उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो ये बात समझ रहे हो? दुनिया भर की पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर की काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। तो जब मैं एक गैस लूंगा, ये गैस लिया मैंने, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जब मैं गैस लूंगा तो बहुत ही अलग अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? हाँ। ये सारे पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे काइनेटिक एनर्जी को जब मैं ऐड कर दूंगा तो हम बोलेंगे इसको इंटरनल एनर्जी, समझ में आया? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज समेशन, एडिशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? बात समझ गए? यस सर। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनल एनर्जी होता है यू। अब देखो, ध्यान दो, ये गैस, मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर ये गैस है, हाँ। तो इस टाइम पे कौन कौन है? अभी कोई कोई गया है, भाग गया है कोई। ओके, भाग गया, बहुत भाग। मेरे को गुस्सा तो इतना आता है ना कभी कभी, ये नालायक लोग आते काहे के लिए? अगली बार आया तो भी मैं इनको आने ही नहीं देता, ठीक है? तो अगर ये मैं देखो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम में है, ये रुका हुआ है यहाँ पे, राइट? हाँ। तो इस टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी, ठीक है? इसको मैं क्या बोलूंगा? इस टाइम पे जो टोटल एनर्जी है वो है U1। क्या बोलूंगा? U1। U1। ओके।
अगर ये मोशन करके यहां से यहां चला जाए तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, राइट। हाँ तो जब यहां से यहां मोशन करके जाएगा तो उस टाइम पे टोटल एनर्जी कुछ और होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, U2। समझ में आ रहा है? हाँ अब ध्यान दो, देखो, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज summation of all kind of potential energy and all type of kinetic energy, ठीक है। कैनेडिक और एक बात और याद रखो, internal energy at a point can never be calculated. Internal energy at a point a point can never be calculated, can never be calculated। इसका मीनिंग क्या है, ये लिख के रखना, ठीक है। हाँ रुपेश, हाँ सर देखो, इतनी तरह की काइनेटिक एनर्जी है, इतनी तरह की पोटेंशियल एनर्जी की हर तरह की काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल नहीं सकते एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? हाँ तो इस टाइम पे टोटल एनर्जी कितनी है एग्जैक्ट वैल्यूज की हम बता नहीं सकते, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा उसके। समझ में आ रहा है? हम्म क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो मालूम पड़ेगा तुमको, लेकिन इतना मान लो कि सब तरह की काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे एक पॉइंट पे। समझ में आया? हम्म तो इस टाइम पे टोटल एनर्जी मतलब कितनी है उसको हम U1 से डिनोट करते हैं, लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है हम बता नहीं सकते, ठीक है। हम्म ये लिखा मैंने, इंटरनल एनर्जी एट ए पॉइंट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, ठीक है। सर मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी इस हाँ, टाइम, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ हम्म एरर रह जाएगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर जो है, या पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एरर जो है बचा रह जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण बहुत सारे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना है? नहीं हाँ ठीक है, जाने दो फिर, छोड़ दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का है ये चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा बताया हुआ। साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट कैलकुलेट द पोजीशन एंड, उसका जो स्टेटमेंट है कि एक ही टाइम पे तुम ना तो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन का या तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का तुम पोजीशन बताते हो तो मतलब उसका वेलोसिटी नहीं बता सकते, अगर वेलोसिटी बताओगे तो उस टाइम पे उसका पोटेंशियल मतलब पोजीशन नहीं बता सकते, ऐसा है उसका। तो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी बताने अच्छा जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पाओगे, काइनेटिक एनर्जी बताने जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता पाओगे, ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम। इतना मान लो कि हर तरह की काइनेटिक एनर्जी, हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए टोटल इंटरनल एनर्जी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते। समझ में आया? हाँ ओके, जब ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है, अब ध्यान देना, कोई भी प्रोसेस कराने के लिए यहां से अगर यहां लेके जाना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, या है कि नहीं? हम्म अगर मान लो मुझे यहां से यहां लेके जाना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हाँ तभी तो, अगर तुम एनर्जी नहीं दोगे किसी भी तरीके से तो कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। हाँ या तो तुम उसको एनर्जी दो या उससे एनर्जी निकाल लो, तभी ऊपर नीचे कहीं जाएगा वो। समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर मान लो तुमने पहले पिस्टन सिलेंडर यहाँ था, इसको तुमने यहाँ पे लेके गए, तो या तो तुम मान लो थोड़ा सा हीट दे दो, है ना। अगर मान लो थोड़ा सा हीट दे हाँ दोगे तो हो सकता है, जैसे हीट दोगे क्या होगा, उसकी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, राइट। हाँ तो हीट देने की वजह से ये मान लो ऊपर जाने लगेगा। अब देखो ध्यान देना, तो देखो दो तरह से एनर्जी दे सकते हो, एक तो हीट के फॉर्म में, एक तो वर्क के फॉर्म में, राइट। हाँ ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो, तो अब देखो मान लो यहां से यहां ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तुमने हीट दिया होगा, कुछ ना कुछ वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा। हाँ ध्यान दो क्या किया होगा, मैं बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, जब तुम इसको हीट दोगे, तो हीट दोगे तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, राइट। हाँ अब देखो दो तरीका है, अगर मान लो मैं इसको ऊपर लेके ना जाऊं, यहीं पे रहने दूं, यहीं पे रहने दूं, ध्यान देना। अगर मान लो मैं, क्या मैं यहाँ पे इसको पकड़ के रख सकता हूँ, हाँ इसको पकड़ के रख सकता हूँ कि नहीं? ओके। और उस टाइम हाँ पे अगर मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा
पिस्टन इधर से उधर मूव करके नहीं जाएगा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। जब मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे थोड़ा हीट देना पड़ेगा, ठीक है? मान लो मैंने यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए इसको 10 जूल हीट दिया। कितना दिया? 10 10 जूल हीट जूल। दिया। ओके, तो मैंने इसको हीट दिया 10 जूल। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये वर्क भी तो कर रहा है। हाँ। तो यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो वर्क, जब ये वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो घटेगी ना, राइट? हाँ। तो मान लो मैं इसको जब 10 जूल एनर्जी दिया, तो 10 जूल एनर्जी का इस्तेमाल करके इसने यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 जूल एनर्जी एनर्जी जो है खर्ची कर दी। 3 जूल एनर्जी जो इसने खर्च कर दिया वर्क करने में, ठीक है? हाँ। तो जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हुआ? देखो ध्यान देना, पहले U1 एनर्जी थी, बाद में क्या हो जाएगी? U2, राइट? हाँ। और U2 क्या होगा? U2 होगा U1 प्लस Q प्लस W। क्या होगा? U1 प्लस Q प्लस W। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान दो, हाँ। पहले इंटरनल एनर्जी क्या थी? U1 थी। हाँ। फिर तुम इसको कुछ हीट दिए, कुछ वर्क किए, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, जो भी हो जाएगा, राइट? हाँ। तो पहले U1 था, बाद में तुमने Q दिया, W दिया, इसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी? U2 हो गई। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ। हाँ। जब यहाँ पे गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? U2 हो गई। ओके, नाउ क्या तुम U2 बता सकते हो? कितना एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो U2 की? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि U1 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ठीक है? देखो, हीट तुमने दिया है तो हीट की वैल्यू तो तुम बता सकते हो, राइट? हाँ। वर्क भी तुमने किया तो वर्क की वैल्यू भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी है हमारे पास, है ना? हाँ। तो Q और W तो हम बता सकते हैं, लेकिन U1 की वैल्यू तो हम जानते नहीं है। सो U1 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, U2 भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन नहीं क्या कर सकते। डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हैं? U2 माइनस U1 हाँ। कर सकते हैं। हाँ। देखो, जब U2 माइनस U1 करोगे तो क्या आएगा? U2 की वैल्यू है U1 प्लस Q प्लस W, और U1 की वैल्यू U1, तो ये माइनस करो तो U1 1 कट जाएगा, क्या आएगा? Q प्लस W आएगा। Q प्लस W। अच्छा, इसमें छोटा क्यों नहीं लिया होगा? तुम्हारे बुक में बड़ा क्यों लिया होगा? शायद मैंने छोटा क्यों ले लिया, देखता हूँ, एक मिनट ना। हाँ, तुम्हारे बुक में बड़ा क्यों लिया है, ठीक है? तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ। अब ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी एट ए पॉइंट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है? कैन बी कैलकुलेटेड। सुन रहे हो? यस सर। ठीक है। तो एक पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी को हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है? आगे हाँ। ये लिख लो, एक इक्वेशन लिख लो ये, और ये स्टेटमेंट लिख लो, और लिख लो तो मुझे बताओ, फिर मैं एंड कर दूं। हो गया? हाँ सर।
एक स्टेटमेंट ये भी लिख लो, फॉर गैसेस there will be change in internal energy, there will be change in internal energy only if there is change in temperature. ये स्टेटमेंट लिखो, लिख लिया, be the change you want to see in the world, you are the product of your thought. Yes sir. मैसेज किसने किया है मेरे को, क्या मैसेज किया है? यस सर, अब देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने, फॉर गैसेस, ऐसे लिखा है ना, फॉर गैसेस हाँ change in there will be change in internal energy only if there is change in temperature. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. गैसेस के लिए है लेकिन ये लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए नहीं है. ठीक है, हाँ. क्या मीनिंग है इसका ये देखो, बताना जरूरी है क्या? जरूरी तो उतना नहीं है लेकिन सुन लो, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ. जब एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके चैप्टर है फिजिक्स का, जब फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग तो और अच्छे से डिटेल में और समझेंगे. अभी फिलहाल ये जा रहा हूँ. देखो अगर मान लो कोई गैस है ना, गैस, हाँ सर. देखो अगर मान लो लिक्विड है और एक गैस है, एक में मान लो लिक्विड है, अगर तुम लिक्विड को हीट दोगे तो क्या होगा? लिक्विड को हीट दोगे तो क्या होगा? पहले वो हीट ऑब्जर्व गैस. करेगा और उसके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, राइट? हाँ. और वो क्या करेगा फिर उसके बाद में? देखो जब अगर मान लो कोई वाटर है, लिक्विड है, वो 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा उसका? पहले क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 पे जाएगा, फिर हीट करते जाओगे तो 100 पे जाने के बाद क्या होगा? ये गैस में कन्वर्ट होगा, राइट? हाँ वेफर बन के उड़ जाएगा. है ना? तो अगर मान हाँ. लो लिक्विड है या सॉलिड भी हो, तो लिक्विड को जब हीट दोगे ना तो क्या करता है वो? देखो गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है. हाँ. ओके, तो लिक्विड को जब हीट दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. तो जब ये गैस में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड टूटते कि नहीं टूटते? टूटते हैं. गैस में कब कन्वर्ट होगा? जब उनके उसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना गैस में, जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? हाँ. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना जो टूट जाते हैं. हाँ. ये पता है तुमको? हाँ. ओके, सो जो हीट तुम देते हो किसके अंदर, लिक्विड को अगर तुम हीट दोगे तो क्या होगा? उसके मतलब इंटरमोलिकुलर कुछ हीट जो है यूटिलाइज हो जाता है इंटरनल एनर्जी, मतलब देखो कुछ हीट यूटिलाइज हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में, है कि नहीं? हाँ. ओके, तो अगर मान लो मैं इसको पहले हीट देता हूँ, कुछ हीट देता हूँ, तो ये मान लो पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो मान लो मैं हीट करे जा रहा हूँ तो क्या होगा? पहले ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद हीट दूंगा तो क्या होगा? ठीक है, देखो पहले जब मैं सर हीट दूंगा गैस. ना, हाँ पहले लिक्विड को जब हाँ. मैं हीट दूंगा तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और हम्म. उसके अलावा भी अगर मैं उसको हीट दूंगा तो क्या होगा? वो अब उसका ऑलरेडी वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? हाँ. अब क्या होगा? अब वो गैस का टेम्परेचर बढ़ना चालू करेगा, ठीक है? हाँ. अब देखो ध्यान देना, जो भी गैस मॉलिक्यूल होता है उसका उसका इंटरनल एनर्जी मान लो कैसे बढ़ेगा, ठीक है? वो गैस मॉलिक्यूल जब तुम फर्दर 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 हीट देते जाओगे तो उसको क्या होगा? जो गैस मॉलिक्यूल का जो ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अभी देखो, अभी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा.
गैसेस को जब तुम हीट देते हो तो गैसेस का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। क्या चेंज होता है? काइनेटिक एनर्जी चेंज। मतलब क्या, देखो अगर गैस है, ऑलरेडी गैस है, गैस को तुम हीट दोगे तो क्या होगा? ऑलरेडी वो क्या है, ऑलरेडी उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो टूट चुके हैं ना। हाँ अब जब इसको हीट दोगे ना तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जितना हीट दोगे उतना तेजी से ये क्या करेगा, इसको हीट करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ और उतना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो गैसेस को जब तुम हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ये बात याद रखो। ठीक है, याद नहीं भी रहेगा तो सुन के रखो। ठीक है, बाद में भूल जाओ। यस सर। लेकिन जब तुम लिक्विड को हीट देते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर जाते कि नहीं जाते? दूर हो जाते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं किसी फोर्स के, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के खिलाफ जा रहे हैं ना। पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ने उनको पकड़ के रखा है, राइट? हाँ जब तुम हीट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वो क्या, वो हीट क्या कर रही है, इंटरमोलिकुलर के खिलाफ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के खिलाफ इनकी पोजीशन को चेंज कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ समझ पा रहे हो? इंटर जो तुम हीट दे रहे हो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के खिलाफ एटम की पोजीशन को चेंज कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। तो ये क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है अगेंस्ट द फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो लिक्विड के अंदर या सॉलिड के अंदर पोजीशन चेंज होता है हीट का इस्तेमाल करके, इसीलिए क्या चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, और एक बार वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी उसकी। हम्म। अब चलो, नहीं इसको समझे होगे तो भी कोई बात आधार कार्ड ले देते नहीं। हाँ, हाँ लिक्विड के हाँ अंदर, सर। लिक्विड के अंदर पोटेंशियल, जो भी तुम हीट देते हो वो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करता है, वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात समझो खाली। हाँ और गैस के अंदर जो भी तुम एनर्जी देते हो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, हाँ अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, तो क्या चेंज होगा, डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो होता है। हाँ ओके, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो सिर्फ किसकी वजह से चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, यस सर। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, ओके। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से चेंज होती है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारा डिटेल में है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा, पक्का है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ना, सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। नहीं नहीं। ध्यान देना, फॉर गैसेस अभी मैंने जो लिखाया था ना, फॉर गैसेस क्या होता है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो सीधी सी बात है,